नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रोग या डिजीज के बारे में जिसका केवल नाम सुनने से ही या फिर किसी दूसरे को जो कि उससे ग्रसित हो उसे देखने मात्र से ही हम भयभीत हो जाते हैं। तो आप सोचिए, जिस डिजीज का नाम सुनने से या केवल दूसरे मरीज को देखने से हम भयभीत हो जाते हैं, तो यदि हम खुद कभी उससे ग्रसित हो जाएं, इसकी कल्पना मात्र से ही हम पे क्या बीतेगी। और अगर कोई ग्रसित हो जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी उस कंडीशन में, अगर उसे वो डिजीज हो जाए। तो आज हम आपसे उस रोग के लक्षण या और क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि इस रोग से इतनी ज़्यादा भयभीत होने का कारण एक ये भी है क्योंकि इस रोग का कोई यानी डिजीज़ का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, कोई इलाज ही नहीं बना। लेकिन कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, स्पेशली जो पंचकर्मा की कुछ विधाएं हैं, उन विधाओं के द्वारा और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा पेशेंट की ये डिजीज़ इस हद तक दब जाती है, ख़त्म हो जाती है कि कभी कभी तो जो है उसके जानने वाले जिन्हें ये पता था कि ये डिजीज़ उसे है, वो या खुद पेशेंट भी नहीं जान पाता कि मुझे कभी या उसे याद भी नहीं रहता कि उसे जो है कभी डिजीज़ इस तरीके की हुई थी। यानी कि इसके सिम्टम्स इस हद तक दब जाते हैं, ये रोग काफ़ी हद तक दब जाता है। हाँ, मैं ये आपसे नहीं कह रही कि ये रोग पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी हद तक आयुर्वेद की पंचकर्मा विधाओं द्वारा और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा बहुत हद तक ये रोग दब जाता है। तो आज हम आपसे उसी डिजीज़ यानी रोग के बारे में बात करेंगे। ये डिजीज़ या रोग है सोरियासिस, जिसे कि हम आयुर्वेद में एक कुष्ठ के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली सोरियासिस जो होती है वो एक स्किन डिसऑर्डर होती है जो कि क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आती है, यानी लंबे समय तक चलने वाला एक ये रोग होता है। दूसरा जो ये डिजीज़ होती है इसके जो है फ्लेयर्स आते हैं, साइकिल्स चलती हैं कुछ कुछ टाइम पे, यानी कि हो गया कुछ कभी महीनों में कभी हफ्तों में, ये एक बार आएगी, कुछ समय के लिए ठीक हो जाएगी और फिर ये वापस से इसका रिमिशन होगा, फिर से ये रोग आता है। तो इस तरीके से ये फ्लेयर्स के रूप में हफ्तों में या महीनों में बीच बीच में आती रहती है और मरीज़ इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि आप केवल ट्रीटमेंट के द्वारा इसके सिम्टम्स मैनेज कर सकते हैं, इसे पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते। और आपको इसे दबाए रखने के लिए यानी डिजीज़ परमानेंट ना हो, आप इससे ग्रसित ना हो, इसके लिए आपको बहुत हद तक अपना डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। तो चलिए आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसके साइन सिम्टम्स कैसे होते हैं, कैसे पता चलता है कि आपको सोरियासिस हुई है। तो जैसा आप चित्र में देख भी रहे हैं, इसमें क्या हो जाता है, स्किन पे रेड पैचेस हो जाते हैं, लाल रंग के पैचेस हो जाते हैं जिनके ऊपर सिल्वर कलर की चांदी जैसी स्केल्स जम जाती है। मतलब रेड पैचेस होंगे और इस पर सिल्वरी स्केल्स होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है वो ड्राई यानी सूखे हुए क्रैक्ड स्किन हो जाती है, जो कि जहाँ पर खुजली भी होती है या फिर वो ब्लीड भी कर सकते हैं। इचिंग होती है, खुजली होती है सॉरी बर्निंग होती है, जलन बढ़ेगी या फिर वहाँ पे सोरनेस हो जाएगी सॉरी। थिक एंड पिटेड और रिज्ड नेल्स, जो नेल्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं, पिटेड हो जाते हैं और रिज जैसे बन जाते हैं। और जॉइंट्स जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है उनमें और स्टिफनेस हो जाती है, जकड़न आ जाती है। दूसरी चीज़, अगर सोरियासिस के पैचेस देखें तो ये सिर में यानी स्कल में इसमें जो डैंड्रफ की तरीके से तो इरप्शंस होते ही होते हैं, इसके साथ साथ स्किन पे जो इसके लेजन्स बनते हैं वो ज़्यादातर जो अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं वो होता है लोअर बैक का, साथ ही साथ एल्बो पे, कोहनी पे होते हैं, नीज पे, घुटनों पे होगा, लेग्स पे हो जाता है ज़्यादातर, सोल्स ऑफ फीट और स्काल्प पे, सिर पे इन्वॉल्व करता है, फेस को और पाम्स को इन्वॉल्व करता है। तो ये इसके जो एरिया हैं वो प्रोमिनेंटली हमें इन एरिया में सोरियासिस जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो होती है फ्लेयर्स के रूप में आएगी, यानी बार बार जो है रेड कलर के पैचेस बन जाएंगे और उनके ऊपर सिल्वरी स्केल्स हो जाएंगे, बार बार ठीक हो जाना, बार बार आना। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि कहीं आपको सोरियासिस तो नहीं हो रही।
अब बात करेंगे इसके कारण के ऊपर, तो इसका जो कारण कोई भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है और इसलिए इसका कोई कारण क्लियर नहीं है। लेकिन क्योंकि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक्स होती है, ये कहीं काफ़ी हद तक हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है, तो ये इसमें अपना रोल दिखाते हैं। दूसरी चीज़ अगर बात करें ट्रिगर्स, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें सोरियासिस होती है लेकिन दबी पड़ी रहती है, लेकिन उनमें भी सोरियासिस के लक्षण तब देखने के लिए मिलते हैं जब उन्हें कोई ट्रिगर पॉइंट मिलता है। तो वो ट्रिगर पॉइंट क्या क्या होते हैं, तो आप भी ध्यान से सुनिए वो ट्रिगर पॉइंट क्या क्या होते हैं ताकि आप उन्हें अवॉइड कर सकें। तो उन ट्रिगर पॉइंट्स में आता है आपका, जैसे कि कोई स्किन इन्फेक्शंस हो जाए तो, या फिर वेदर, स्पेशली जो होता है मौसम कोल्ड, ठंडा मौसम, ड्राई जो कंडीशंस होती हैं, शुष्क कंडीशन, उनमें सोरियासिस डिजीज़ काफ़ी हद तक बढ़ती है। या फिर स्किन को कोई इंजरी हो जाए, या स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है सोरियासिस को बढ़ाने में या इसको लाने में। और स्मोकिंग से भी सोरियासिस बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको सोरियासिस के लक्षण कभी आए हैं और अभी वो दबी हुई है तो आप इन फैक्टर से दूर रहिए, अदरवाइज ये आपके बार बार ट्रिगर पॉइंट बनते रहेंगे। नाउ वी कम एट द रिस्क फैक्टर्स। क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं सोरियासिस के लिए? वैसे तो सोरियासिस किसी को भी हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जो सोरियासिस के लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। तो वो रोग या कंडीशन क्या है जो इसके लिए रिस्क फैक्टर का काम करते हैं? तो उसमें फैमिली हिस्ट्री, इन केस अगर मान लीजिए कोई बंदा है, उसके किसी एक पेरेंट को सोरियासिस थी या दोनों पेरेंट्स को सोरियासिस थी, तो आपको सोरियासिस होने के चांसेस अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएंगे। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि स्ट्रेस होने से सीधे सीधे आपका इम्यून सिस्टम अफेक्टेड होता है, और मैंने पहले भी कहा था कि ये इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, इसलिए सोरियासिस के केस में स्ट्रेस से आपकी डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। स्मोकिंग का एक्सपोजर होना, टोबैको च्यूइंग करना, ये सब भी जो है वो बहुत हद तक सोरियासिस को बढ़ाते हैं। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस। भाई सोरियासिस तो हो गई, उसके बाद भी क्या क्या हो जाता है? तो भाई इस खाली सोरियासिस लेके नहीं आती है, बहुत सारे लॉन्ग टाइम के बाद इसमें उपद्रव भी हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। सोरियाटिक आर्थराइटिस, मतलब सोरियासिस के पेशेंट आप देखेंगे लंबा समय हो गया तो वो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम्स शो करने लगते हैं कि उन्हें जॉइंट पेन हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है, स्वेलिंग हो गई है जॉइंट्स में, ठीक है। आई में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कंजक्टिवाइटिस होना, ब्लेफराइटिस, यूवेटिस होना, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस अक्सर सोरियासिस के पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं। ये तो हमने बात कर ली थोड़े से एलोपैथिक यानी कि मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आते हैं अपने आयुर्वेद की तरफ। तो जो आयुर्वेद में ये सोरियासिस है उसे हम एक कुष्ठ के नाम से जानते हैं, जो कि 11 प्रकार के बताए गए क्षुद्र कुष्ठों में से एक कुष्ठ है। ये जो सोरियासिस होती है, ये इसके लिए कहा गया है अस्वेदनम महावास्तु यन्मस्य शकल उपमम तदेक एक कुष्ठम चरक चिकित्सा स्थान 7 में इसके बारे में कहा गया क्षुद्र कुष्ठ के अंतर्गत कि जिस कुष्ठ में यदि स्वेद ना हो, पसीना ना आए, और जो बहुत बड़े एरिया को कवर किए हो आपके शरीर के, और जिसमें आपकी उस एरिया की स्किन मछली की त्वचा के समान हो जाए, तो उसे हम एक कुष्ठ के नाम से जानते हैं। देखिए 3 चीज़ें हमारे आचार्यों ने बताई हैं। पहली चीज़, वहाँ पे स्वेद नहीं होगा, पसीना नहीं आएगा। दूसरी चीज़, बहुत बड़े एरिया को कवर करेगी। और तीसरी चीज़, उसमें जो स्किन है वो मछली की त्वचा के समान हो जाएगी। बात करते हैं कि भाई अब ट्रीटमेंट करना है, तो हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने के लिए ये भी जानना चाहिए कि इस दोष में किस दोष की प्रधानता होती है। तो एक कुष्ठ यानी सोरियासिस में जो है वात और कफ दोष की प्रधानता यूजुअली देखने के लिए हमें मिलती है, तो हमें ट्रीटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। तो जो आचार्यों ने हमारी इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया है, तो इसके ट्रीटमेंट में उन्होंने कहा है बहुदोषा संशोध्या कुष्ठी बहुशो अनुरक्षता प्राणान दोषे अह अतिमात्र हेते वायुर हन्याद बलम आशु। अर्थात कुष्ठ रोग से पीड़ित जिन व्यक्तियों में दोषों की अधिकता हो, उनमें उस रोगी के बल की रक्षा करते हुए, ध्यान से सुनिएगा, बल की रक्षा करते हुए हमें जो है बहुत अधिक संशोधन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, यानी कि दोषों को शरीर से बाहर निकाल देना।
तो संशोधन की क्रिया करानी चाहिए, जो कि जिसे हम पंचकर्मा कहते हैं, वो कराना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि रोगी का बल नहीं घटना चाहिए इसमें, तो रोगी का बल ना घटने पाए इसलिए जो अगर मान लीजिए आप एक ही बार में बहुत सारे दोष शरीर से बाहर निकाल देंगे, आपने कराया वमन सम्यक रूप से, सम्यक विरेचन करा दिया, अभी क्या होगा, आपने अगर बलवान वाला करा दिया आपने इसका वमन, और वही आपने उसी तरीके से विरेचन कराया, तो क्या होगा, उसके दोष अधिक मात्रा में निकल जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इसका बल घट जाएगा और कुष्ठ रोगी की मृत्यु भी हो सकती है या उसे कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उसके बल का ध्यान रखते हुए दोषों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकालना होता है। दोषों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकालेंगे, बार बार कई बार करके निकालेंगे, तो क्या होगा, दोष भी बाहर निकल जाएंगे और रोगी का बल भी बना रहेगा। इसके लिए जो हमारे आचार्य है चक्रपाणी है, उन्होंने टीका करते हुए कहा है कि संशोधन के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसमें मैंने आपको बताया था, पंचकर्मा के अंतर्गत वमन की क्रिया आ गई, विरेचन क्रिया कराते हैं, नस्य कराते हैं, रक्त मोक्षण कराते हैं। तो इसमें जो आचार्य चक्रपाणी ने कहा है कि अगर आपको वमन कराना हो कुष्ठ रोगी में, यानी कि सोरियासिस के पेशेंट में, तो इसका सही इलाज है संशोधन, यानी 15-15 दिन पर आप वमन कराइए, 1 मास पर विरेचन कराइए, 1 मास यानी 30 दिन पर 3-3 दिन के अंतर पर अवपीड नस्य दीजिए और 6-6 महीने के अंतर पर रक्त मोक्षण कराना चाहिए। तो अगर आप भी सोरियासिस के पेशेंट हैं और आप ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं या पंचकर्मा ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, तो आप भी ध्यान रखिए किसी ऑथेंटिक सेंटर से, किसी ऑथेंटिक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही आप अपना पंचकर्मा कराइएगा। और जो मैंने चीज़ें आपको बताई कि आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपका ट्रीटमेंट इसी रूप में हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, क्योंकि अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें वमन कराएंगे, थोड़े थोड़े टाइम के बाद विरेचन कराएंगे, थोड़े टाइम बाद नस्य कराएंगे और थोड़े टाइम बाद रक्त मोक्षण। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट आता है, हम लोग उनको बोल देते हैं कि भाई आपको वमन कराना है, फिर आपको इतने टाइम बाद वमन कराना है, फिर आपको इतने टाइम बाद विरेचन कराना है, तो कहते भाई हम बार बार यही कराते रहेंगे। तो आप समझ जाइए, ये हम हमारे लिए नहीं कह रहे कराने के लिए, इस ट्रीटमेंट का जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है, अगर आप इस बीमारी से छुटकारा चाहते हैं कि आपको दोबारा परेशान ना करे बार बार, तो आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा, दोषों को बाहर निकालना होगा। इससे आपकी बल की हानि नहीं होगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी डिसीज़ भी बहुत हद तक सबसाइड कर जाएगी। तो चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगी, पेशेंट का फेस नहीं दिखाऊंगी, जिसमें हमने इम्प्रूवमेंट दिया है। तो उसमें क्या क्या वमन विरेचन के बाद क्या क्या रिजल्ट आए, कितनी सिटिंग के बाद, पहली सिटिंग के बाद कितना रिजल्ट आया, सेकंड सिटिंग के बाद कितना रिजल्ट आया, वो मैं आपको पिक्स में दिखा रही हूँ। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में सम्यक वमन के बारे में। तो जो ये हमारा सम्यक वमन होता है, यानी कि वमन का मतलब हुआ वॉमिटिंग, लेकिन ये इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होती है, मेडिकेटेड होती है। तो ये सम्यक वमन का लक्षण बताते हुए कहा गया है, क्रमात् कफा पित्त मथा अनिलश्च यस्यति सम्यक वमिता च स इष्टा हृतपाश मूर्धेन्द्रिय मार्ग शुद्धो तथा लघुत्वे अपि च लक्ष्यमाणे। यानी कि जब वमन सम्यक रूप से हो जाता है, तो देखिए अगर आप सोच रहे होंगे डिजीज़ तो हमारे वो शरीर में फैली है, स्किन में हो रही है, कराने जा रही है मैडम जो है हमको वमन, वॉमिटिंग की प्रोसेस, इससे कैसे निकलेगा। तो देखिए खाली वमन कराने से क्या हो जाता है, जब वमन औषधि कराई जाती है तो वमन औषधि क्या करती है, क्रम से सबसे पहले अमाशय में स्थित कफ आदि निकलते हैं, इसके बाद पित्त निकलता है और अंत में वायु का निस्सरण होता है। यानी वमन कराने पर पहले कफ दोष निकलता है बढ़ा हुआ और दूषित, उसके बाद पित्त और अंत में वायु निकलती है। और इसके साथ साथ हृदय प्रदेश में, पार्श्व में, मस्तक में इंद्रिय के मार्ग की शुद्धि हो जाती है, शरीर में हल्कापन प्रतीत होता है। तो आपको समझना चाहिए कि वमन अच्छा होगा। आगे तो ऐसे ही बिल्कुल पेशेंट के साथ होता है, जब उसे वमन कराया जाता है तो क्या होता है, दोष जो कि उसके स्टमक में इकट्ठे होते हैं, आमाशय में इकट्ठे होते हैं, वहाँ से कफ निकलने लगता है, फिर पित्त निकलता है, वात निकलता है। मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या होता है, वात और कफ दोष की प्रधानता होती है। तो जब कफ दोष निकल जाता है बहुलता के साथ, तो क्या होता है, आपका डिजीज काफ़ी हद तक एक वमन के द्वारा ही सबसाइड कर जाती है। इसीलिए यूजुअली ऐसा होता है कि केवल वमन विरेचन कराने मात्र से ही पेशेंट की आधी से ज़्यादा बीमारी 60 to 70% सबसाइड कर जाती है। बहुत कम, उसके बाद हमें पेशेंट को मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है।
ये तो हमने थोड़ा सा जाना वमन के बारे में, जो कि है वोमिटिंग कराने की प्रोसेस होती है। लेकिन भाई घर में जो वोमिटिंग कर लेते हैं कि फिंगर डाल के, ये वो वोमिटिंग नहीं है। इसे मेडिकेटेड घी देकर एक प्रॉपर प्रोसेस के रूप में कराया जाता है, जो कि दोषों को शरीर से बाहर निकाल देती है। उसके उन दोषों के साथ साथ ही आपकी बीमारी भी शरीर से बाहर निकल जाती है। अब आते हैं सम्यक विरेचन पे। इसके बाद सेकंड स्टेप में तो स्रोतो विशुद्धीन्द्रिय संप्रसादो लघुत्वम ऊर्जो अग्निर्नाम्यत्वम प्राप्तिश विट पित्त कफानीलाम सम्यक विरिक्तस्य भवेत् क्रमेण। यानी कि यदि हम अच्छे से विरेचन कराते हैं तो हमारे स्रोतों की, यानी कि जो शरीर के चैनल्स हैं, उनकी शुद्धि हो जाती है, इंद्रियों की स्वच्छता होती है, शरीर में हमें हल्कापन महसूस होता है, जठराग्नि हमारी दीप्त हो जाती है, बढ़ जाती है, हमें भूख अच्छी लगने लगती है, हमें क्रम से मल, पित्त, कफ और वायु की प्रवृत्ति होती है। तो देखिए फिर से दोष क्रम से निकले। एक बार हमने दोषों को ऊपर से निकाला, बचे हुए दोषों को हमने शरीर के नीचे के पार्ट से निकाल दिया, तो अब हमारे शरीर में दूषित जो दोष थे वो नहीं रहे, बैलेंसिंग कंडीशन में आ गई और आपकी डिजीज सबसाइड कर गई। तो इस तरीके से जो इतनी भयानक डिजीज होती है वो एक शोधन क्रिया द्वारा, संशोधन क्रिया द्वारा, पंचकर्मा की वमन विरेचन क्रिया के द्वारा बहुत हद तक जो है वो सबसाइड कर जाती है। अब इसके बाद कर दे कि हमने कहा कि नस्य कराने के लिए, तो नस्य में कहा गया है कि नस्य कराने से शीर्षो लाघव, यानी कि फीलिंग ऑफ लाइटनेस इन हेड, शरीर में सिर में हल्कापन महसूस होता है, अच्छी सुख स्वप्नम, अच्छी नींद आती है, सुख प्रबोधनम, अच्छे से जगते हैं, रिमिशन ऑफ विकार प्रशमम, यानी कि डिजीज का दब जाती है, शुद्धिंद्रिय, क्लियरिटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स अच्छे हो जाते हैं, मन में सुख महसूस होता है और स्रोतों की शुद्धि होती है। तो इस तरीके से और इसके बाद रक्त मोक्षण कराते हैं जिससे रक्त की शुद्धि होती है। तो कुल मिला के अगर हम स्टेप बाय स्टेप वमन, विरेचन, नस्य और रक्त मोक्षण कराएं, लेकिन ध्यान रखिए ये आपको क्रिया खुद नहीं करनी है, आपको पंचकर्मा स्पेशलिस्ट के ऑब्जर्वेशन में ही ये क्रियाएं करानी है। और अगर आप प्रॉपर तरीके से आपका सम्यक, ये सम्यक लक्षण के हैं रिजल्ट, अगर आपकी सब चीज़ें प्रॉपर वे में होंगी, प्रॉपर तरीके से आपका पंचकर्मा होता है, तो आप इसके रिजल्ट, ड्रास्टिक रिजल्ट आते हैं। पेशेंट को मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे पहले पहले हमें पेशेंट में रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। उसके जो स्किन के लेजन्स होते हैं वो वमन विरेचन के बाद ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके होते हैं और स्किन नॉर्मल स्किन की तरह दिखाई देने लगती है। और इन सब के साथ साथ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा डाइट का, लाइफस्टाइल का। मैंने पहले भी कहा डाइट एंड लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं सेवन करना है किसी भी खट्टे पदार्थों का, क्योंकि ये आपके लिए ट्रिगर पॉइंट का काम करेंगे, आपके डिजीज़ को बढ़ाएंगे। तो खट्टी चीज़ों से दूर रहिए, मिर्च मसाला नहीं लीजिए, आपको नॉन वेज वगैरह नहीं लेना है, गर्म चीज़ों से दूर रहना है। यू हैव टू टेक द सात्विक भोजन। मैं उबला नहीं खाने को कह रही, लेकिन ऑयली, स्पाइसी और इस तरह की खट्टी चीज़ें से आपको दूर रहना होगा। हल्का खाना खाइए जो ईजिली पच जाए, आसानी से पच जाता है, लघु हो खाने में, पचने में लघु हो, ऐसे भोजन का आपको सेवन करना है। धीमे धीमे डिजीज़ आपकी सबसाइड होती जाएगी, तो आप धीमे धीमे करके थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके शरीर में निडस उसका बैठा हुआ है तब तक आपको चीज़ें अवॉइड करनी होंगी, अदरवाइज़ ये चीज़ें ट्रिगर पॉइंट का काम करेगी। आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी, क्योंकि जिन चीज़ों से, जैसे आप दिन में सोने की आदी रखते हैं, अब दिन में सोने से क्या होगा, आपका कफ बढ़ेगा। कफ बढ़ेगा तो इसमें वात और कफ दोष की प्रधानता होती है, तो आपकी डिजीज़ बढ़ती जाएगी। अगर आप रात में जगते हैं ज़्यादा देर तक तो क्या होगा, आपकी वात दोष बढ़ेगा। वात दोष बढ़ेगा तो फिर आपकी डिजीज़ बढ़ेगी। तो आपको जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, आपको दोपहर में नहीं सोना, जो दिन में सोने के लिए मना किया गया वो आपको नहीं करना, प्रॉपर तरीके से रहना है, थोड़ा प्राणायाम करना है, आपको थोड़ा योगा करिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, ये और स्ट्रेस से दूर रहिए। योगा, प्राणायाम, ये सब आपको स्ट्रेस से दूर रखेंगे, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है इसको बढ़ाने में। तो अगर आप इन सब चीज़ों का पालन करते हैं तो बहुत हद तक आप इस डिजीज़ से कोसों दूर रहेंगे। और अगर आप इससे ग्रसित हो चुके हैं तो ये डिजीज़ तो भी आपसे कोसों दूर चली जाएगी और आपको खुद भी कभी कभी नहीं पता चलेगा कि आपको ये डिजीज़ हुई है। तो मैं हमेशा आप सबसे कहती आई हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है और आप स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो रोगों का कारण होता है वो हम स्वयं होते हैं। हमारा खान पान, हमारा आहार विहार होता है, हमारा डाइट, लाइफस्टाइल, यही कारण होते हैं हमारे डिजीज़ के होने में, और यही कारण बनते हैं
अगर हम इन्हें सही से लें, डाइट प्रॉपर करें, लाइफस्टाइल प्रॉपर करें, तो यही हमारे डिजीज़ को ख़त्म करने का भी कारण बन जाते हैं। तो चेंज करिए अपने डाइट को, लाइफस्टाइल को, चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी और आप रोग से कोसों दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके संग जो है वो नित्य छोटी छोटी सी चीज़ों पे, छोटे छोटे टॉपिक पे, छोटे छोटे रोगों पे डिस्कशन कर सकें और आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे सकें। तब तक मैं कल फिर आपसे मिलूंगी अपने एक नए टॉपिक के साथ, आपके साथ चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।